वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम लेकर के आ गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट नंबर 2। यदि दोस्तों आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लें। उसके अंदर हमने इसके पहले जो पहले वाले 26 क्वेश्चन है उनको सभी को सॉल्व कर लिया है, उन पर डिस्कशन कर लिया है। और आज के इस वीडियो में अपन 27 एवं इससे आगे के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यदि आपने पहले वाली वीडियो को नहीं देखा तो उन्हें भी देख लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक ट्रांजिस्टर के लिए बीटा इजक्वल टू 99 है तो एल्फा का मान होगा। यानी दोस्तों आपको स्थिरांक बीटा का मान 99 दिया हुआ है और एल्फा का मान पूछा है। तो हम जानते हैं जो एल्फा और बीटा के मध्य संबंध होता है वो होता है बीटा अपॉन में बीटा प्लस 1 होता है। दोस्तों यहाँ पर यदि बीटा का मान अपन 99 रख देते हैं तो हमें यह प्राप्त हो जाता है। और इसको यदि अपन आगे सोल्व करते हैं तो 99/100 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.99। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यदि दोस्तों आपको एल्फा का मान दिया होता है तो बीटा का मान इस फॉर्मूले से निकाला जा, यदि बीटा का मान दिया हुआ तो एल्फा का मान अपन इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में उभयनिष्ठ उत्सर्जक की व्यवस्था में है तो आप यदि दोस्तों एक ट्रांजिस्टर यदि उभयनिष्ठ उत्सर्जक की व्यवस्था में होता है तो इसका मैं आपको एक रफली डायग्राम बना देता हूँ। दोस्तों ये हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है ये इस प्रकार से होता है। यदि ये इसका बेस है तो ये होता है इसका कलेक्टर और ये होता है इसका इमीटर यानी उत्सर्जक। ये दोस्तों इसका जो उत्सर्जक है ये हमारा किस में होता है, उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक। तो दोस्तों ये जो हमारी इसमें निवेशी सिग्नल जुड़ा होता है दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक प्रतिरोध होता है, इसके श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। और जो निर्गत सिग्नल जुड़ा होता है यहाँ पर जो प्रतिरोध होता है इसके समांतर क्रम में जुड़ा होता है। और दोस्तों ये जो हमारी निवेशी सिग्नल वाली जो संधि होती है यानी आधार उत्सर्जक संधि होती है, याद रखना ये हमेशा अग्र बायस में जुड़ी होगी। और ये जो हमारी ये वाली संधि होती है उत्सर्जक एवं कलेक्टर वाली संधि ये पश्य विनति में जुड़ी होती है। तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि आधार उत्सर्जक संधि अग्र विनति में होती है। दोस्तों हमारा ये ऑप्शन सही है, यानी कि जो आधार है यानी बी और ई आधार उत्सर्जक संधि है ये हमारी अग्र विनति में होती है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि ये में पश्य विनति में दिया हुआ है, बल्कि पश्य विनति में होती है हमारी उत्सर्जक एवं संग्राहक संधि। और तीसरा ऑप्शन है कि आधार उत्सर्जक संधि के प्रति वोल्टेज के श्रेणी क्रम के साथ निवेशी सिग्नल जुड़ा होता है। यानी दोस्तों हमारा जो वोल्टेज है आधार उत्सर्जक यानी आधार उत्सर्जक संधि वाला, इसके श्रेणी क्रम में ही हमारा जो निवेशी सिग्नल होता है ये जुड़ा होता है, यानी सी वाला ऑप्शन भी हमारा राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन के जो ए वाले और सी वाले दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी ए एंड सी वाले दोनों बहुत सही हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी ट्रांजिस्टर में एन क्षेत्र आधार है तथा इसकी मोटाई पी क्षेत्र की तुलना में होती है। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ है कोई एन ट्रांजिस्टर है, एन पी ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों ये जो एन वाला क्षेत्र होता है उसकी तुलना में यानी पी वाले क्षेत्र की तुलना में बतानी है कि इसकी मोटाई कम होती है, अधिक होती है या समान होती है। तो दोस्तों याद रखना को यदि कोई भी ट्रांजिस्टर बनाया जाता है तो इसका जो आधार वाला भाग होता है इसमें कम डोपिंग कराई जाती है, यानी कि कम अशुद्धि मिलाई जाती है, बल्कि जो ये संग्राहक एवं उत्सर्जक होते हैं इनमें अधिक यानी डोपिंग कराई जाती है। तो इस प्रकार से जो आधार होता है उसकी मोटाई संग्राहक एवं जो हमारा उत्सर्जक होता है इसकी तुलना में कम होती है। तो यहाँ पर जो हमारा एन क्षेत्र ये आधार है तो इसके कारण इसकी यदि पी क्षेत्र की तुलना में मोटाई देखते हैं तो दोस्तों हो जाएगी वो कम है, क्योंकि आधार होने के कारण इसमें कम डोपिंग कराई जाएगी और पी क्षेत्र की तुलना में इसकी मोटाई हो जाएगी वो होगी कम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक एनपीएन ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब, यानी दोस्तों एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसको प्रवर्धक के रूप में यूज लिया जा रहा है, ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। यदि इसको प्रवर्धक के रूप में यूज किया जाता है आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आधार से उत्सर्जक की ओर गति करते हैं या उत्सर्जक से आधार की ओर, या फिर होल उत्सर्जक से आधार की ओर गति करते हैं या आधार से उत्सर्जक की ओर। दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी आधार उत्सर्जक संधि होती है यानी उत्सर्जक एवं बेस के मध्य की जो संधि होती है वो हमेशा अग्र बायस में होती है। तो हमारा इसका उत्सर्जक एन है और आधार पी है। तो यदि इसको अपन संधि से जोड़ेंगे तो ये हमारी नेगेटिव टर्मिनल वाली हो जाएगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये संधि से इस प्रकार से जुड़ा होगा। दोस्तों यदि ये इस प्रकार जुड़ा है तो धारा की डायरेक्शन हो जाएगी वो इस प्रकार से होगी
तो दोस्तों यदि धारा की डायरेक्शन इस प्रकार की होगी और ये अगर बायस में जुड़ा है तो जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी इसके विपरीत दिशा में, यानी ये वाली। और दोस्तों याद रखना जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है इसके अंदर जो संग्राहक होता है वो हमारा एन होता है। एन यानी कि इसके अंदर जो अशुद्धि मिलाई जाती है वो एन प्रकार की होती है इस उत्सर्जक के अंदर। तो उत्सर्जक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण तो ये जो ट्रांजिस्टर होता है इसके अंदर ओनली इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही यह प्रवर्धक के रूप में कार्य जाता है, यानी धारा बहती है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण बहती है एनपीएन के अंदर। यदि दोस्तों आपको पीएनपी दिया होता तो उसके अंदर जो गति करते हैं वो होल करते हैं कि क्योंकि इसके संग्राहक एवं उत्सर्जक होता है उसके अंदर होलों की संख्या अधिक होती है, तो इसके अंदर जो गति करते हैं वो करते हैं होल। लेकिन दोस्तों एनपीएन के अंदर ओनली इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। उनकी जो डायरेक्शन होती है वो हमने आपको बता दी है कि जो उसकी डायरेक्शन होगी वो उत्सर्जक से आधार की ओर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसको प्रवर्धक के रूप में यदि यूज लिया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी वो गति करेंगे उत्सर्जक से आधार की ओर। दोस्तों यदि आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर दिया होता तो उसके अंदर होल गति करते और उसकी जो डायरेक्शन होती वो किस प्रकार से जाती, वो भी हो जाती हमारी उत्सर्जक से आधार की ओर। तो यहाँ पर एनपीएन दिया हुआ है तो फिलहाल इसको याद रखें, इसका क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नियत आयाम की रेडियो तरंगें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। दोस्तों यानी कि आपको बताना है कि चार डिवाइस दिए हुए हैं, उनमें से बताना है कि कौन से डिवाइस के द्वारा नियत आयाम की रेडियो तरंगें उत्पन्न की जाती हैं। तो दोस्तों वो होता है हमारा दोलित्र, यानी जो हमारा ऑसिलेटर होता है उसके द्वारा अपन नियत आयाम की जो तरंगें होती हैं वो उत्पन्न कर सकते हैं। बल्कि दोस्तों हमारा जो रेक्टिफायर होता है उसका यूज़ क्या होता है कि उसका यूज़ होता है हमारा जो एसी करंट होता है दोस्तों उसको डीसी करंट में परिवर्तित किया जाता है, यानी एसी करंट का डिस्टिकरण करते हैं उसको जो डायरेक्ट करंट के अंदर परिवर्तित किया जाता है। जो हमारा प्रवर्धक होता है दोस्तों उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी एसी करंट का जो आयाम होता है उसको आवर्धित करने के लिए प्रवर्धक का उपयोग किया जाता है, यानी एम्पलीफायर यानी ये क्या होता है कि हमारा जो इसका आयाम होता है उसको आवर्धित करता है एम्पलीफायर। तो यहाँ पर यदि आपको नियत आयाम की रेडियो तरंगें उत्पन्न करनी है तो इसके लिए यूज किया जाता है दोलित्र। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज अर्धचालक में कमरे के ताप पर जो इलेक्ट्रॉन व होलों की संख्या होती है, यानी दोस्तों आपको निज अर्धचालक दिया हुआ है यानी शुद्ध अर्धचालक है, उसके अंदर बताना है कि जो हमारा रूम का टेम्परेचर होता है उस पर जो इलेक्ट्रॉन एवं होलों की संख्या समान होती है, शून्य होती है, असमान होती हैं। तो देखिए दोस्तों याद रखना जो हमारा अर्धचालक होता है, शुद्ध अर्धचालक हो चाहे कोई सा भी अर्धचालक, उसके अंदर होलो एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि शून्य होती है वो ओनली 0 केल्विन टेम्परेचर पर होती है। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उनके होलो एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन दोस्तों याद रखना निज अर्धचालक आपको दिया हुआ है तो इसके कारण निज अर्धचालक का मतलब है इसके अंदर होल एवं इलेक्ट्रॉन समान मात्रा में है। यदि n प्रकार की अशुद्धि मिला जाता है तो इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में हो जाते हैं, यदि इसके अंदर p प्रकार की अशुद्धि मिलाते हैं तो होल अधिक मात्रा में होते हैं। लेकिन हमें निज अर्धचालक दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन एवं होलों की संख्या समान हो जाएगी। और कमरे के ताप पर पूछा गया है तो कमरे का ताप लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी न कि 0 केल्विन, तो यानी शून्य भी नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी निज अर्धचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन होलों की संख्या हमेशा समान होती है। और कमरे के टेम्परेचर पर पूछा है तो यानी कमरे के टेम्परेचर पर शून्य नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, यानी दोस्तों हमारे जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसका जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो आपको बताना होता है कि नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। तो दोस्तों याद रखना यदि अर्धचालक का जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी चालकता का मान बढ़ता है, यानी इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनिक संख्या बढ़ती है तो इसके अंदर चालकता का मान बढ़ता है, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वह इंक्रीज होता है। यानी जैसे भी अपन यानी ताप के साथ रेजिस्टेंस देखते हैं तो दोस्तों उसका मान कम होता है, यानी इस कारण इसका जो हमारा प्रतिरोध ताप गुणांक हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव। क्योंकि जैसे जैसे इसका वो हमारा हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है उसके टेम्परेचर के साथ संबंध होता है, ये हमारा R इक्वल टू होता है R0 यानी प्लस के अल्फा डेल्टा टी होता है। जैसे दोस्तों यदि इसका अल्फा का मान नेगेटिव होगा तभी हमारा रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कम होगा। तो याद रखना इसका जो ताप गुणांक होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है,
अर्धचालकों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यानी दोस्तों आपको बताना है अर्धचालकों के संबंध में जो कथन है वो कौन सा असत्य दिया हुआ है। पहला कथन है इसमें अपमिश्रण से चालकता बढ़ती है। यानी दोस्तों हमारा पहले वाला कथन सत्य है। यानी कोई में सेमीकंडक्टर दिया हुआ है, यदि उसके अंदर अशुद्धि मिलाई जाएगी यानी इसके अंदर यानी कोई डोपिंग कराई जा रही है तो इसकी चालकता का मान बढ़ता है, क्योंकि अशुद्धि कराने से जो हमारा आवेश वाहक होते हैं उनका मान बढ़ता है। अब है दूसरा ऑप्शन, इसका प्रतिरोध ताप पूर्णांक ऋणात्मक होता है। दोस्तों में 30 यानी जो 33 क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि इसका प्रतिरोध ताप पूर्णांक एल्फा होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है, तो बी वाला भी हमारा करेक्ट है। तीसरा है कि इसकी प्रतिरोधकता चालक और कुचालक के बीच होती है। दोस्तों ये भी हमारा राइट है, क्योंकि कुचालक की जो हमारी चालकता होती है वो 0 होती है और चालक की जो चालकता होती है दोस्तों वो लगभग 10 की पावर 8 के अंदर होती है, 11 से लेकर 8। और जो हमारी इसकी कुछ अर्धचालक की जो चालकता होती है इन दोनों के मध्य में होती है, तो ये हमारा सी वाला भी सही है कि इसकी जो प्रतिरोधकता या चालकता बोल सकते हैं, चालकता का व्युत्क्रम है वो हमारा चालक और कुचालक के बीच होती है। अब तीसरा ऑप्शन है कि निरपेक्ष शून्य ताप पर चालक के यह चालकों की तरह व्यवहार करता है। दोस्तों ये हमारा ऑप्शन गलत दिया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो अर्धचालक होते हैं उनके अंदर होलों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है, यानी कि इसकी चालकता का मान होता है वो होता है 0। पूर्ण रूप से यह कुचालक की तरह कार्य करता है परम शून्य ताप पर, लेकिन यहाँ पर चालक दिया हुआ है तो हमारा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा अनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि ये हमें कथन सत्य दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, ठोसों में ऊर्जा बैंड निम्न के परिणाम स्वरूप होते हैं। यानी दोस्तों हमें बताने कि ठोसों के अंदर जो बैंड होते हैं वो कौन से नियम के अनुसार होते हैं, यानी कि किसके परिणाम स्वरूप होते हैं वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। याद रखना जो हमारे ठोस होते हैं उसके अंदर जो ऊर्जा बैंड होते हैं, यानी जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्स बैंड होता है, यानी चालन बैंड एंड संयोजी बैंड होते हैं, ये जो बैंड होते हैं वो किस नियम के आधार पर बने होते हैं, वो होते हैं पाउली अपवर्जन सिद्धांत है। यानी दोस्तों हमारा जो पाउली का अपवर्तन यानी अपवर्जन का सिद्धांत होता है उसी के आधार पर जो बैंड होते हैं उनका निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों जो क्वेश्चन है ये यानी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटे हैं, यानी किसके जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट लिए हैं। ये जो सभी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन इसमें से स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये जो सभी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है और आपकी जो एग्ज़ाम होती है उसके अंदर इन्हीं भी क्वेश्चनों में से उठा लिया जाते हैं। तो मैंने आपके लिए जो प्रीवियस एग्जामों के में अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल धारा प्रवाहित करने पर अर्धचालक निम्न के कारण खराब होता है। यानी दोस्तों आपको कोई सेमीकंडक्टर दिया हुआ है और उसके अंदर यदि अपन धारा प्रवाहित करते हैं, दोस्तों यदि धारा का मान उच्च कर दिया जाता है यानी स्ट्रॉन्ग करंट अपन कर देते हैं, तो यह जो अर्धचालक होता है वो खराब हो जाता है, यानी कि यह चालक की तरह कार्य करने लग जाता है। तो वह किस कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण या इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण या प्रोटॉन की अधिकता के कारण। तो देखिए दोस्तों हम जानते हैं जैसे ही इसके अंदर हीट उत्पन्न करेंगे, यानी कि दोस्तों धारा का मान उच्च करेंगे तो ये हमारा गर्म हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर हीट उत्पन्न हो जाएगी और हीट उत्पन्न होने के कारण दोस्तों हम जानते हैं कि अर्धचालक की चालकता का मान अधिक हो जाता है और हाई करंट अपन इसके अंदर फ्लो करेंगे दोस्तों यह बहुत अधिक गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न हो जाएगी और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी और यह पूर्ण रूप से चालक की तरह कार्य करने लग जाएगा, यानी कि हमारा अर्धचालक क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि जो यदि उसके अंदर प्रबल धारा प्रवाहित करते हैं तो हीट उत्पन्न होने के कारण इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण अर्धचालक हमारा खराब हो जाता है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, GaAs यानी दोस्तों हमारा जो गैलियम होता है और जो आर्सेनिक होता है इनके संयोजन से बनाई हुई जो युक्ति होती है वो क्या होती है, तत्व अर्धचालक होता है या मिश्र अर्धचालक होता है या कुचालक होता है या धात्विक अर्धचालक होता है। देखिए दोस्तों हमारा जो सिलिकॉन होते हैं और जो ये गैलियम होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे निज अर्धचालक होते हैं। यदि दोस्तों इसके अंदर N टाइप की या P टाइप यानी त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी इसके अंदर अशुद्धि मिला देते हैं, डोपिंग कराए जाते हैं, तो जो हमारा ये जो अर्धचालक होता है ये बन जाता है मिश्र अर्धचालक है। दोस्तों यहाँ पर पंच संयोजी तत्व आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाई गई है निज अर्धचालक के अंदर, तो यानी कि हमारा तत्व अर्धचालक बन जाता है निज अर्धचालक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी GaAs होता है ये हमारा होता है मिश्र अर्धचालक है। यानी जो हमारा गैलियम होता है ये निज अर्धचालक होता है, यदि इसके अंदर आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाई जाती है तो इसको अपन बोलते हैं निज अर्धचालक होता है हमारा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब ताप में वृद्धि की जाती है तथा विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त ऊर्जा स्तर कहलाता है। यानी दोस्तों हमारा जो संयोजी ऊर्जा स्तर है उसके अंदर यदि अपन ताप में वृद्धि करते हैं एवं विद्युत क्षेत्र उस पर आरोपित करते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त ऊर्जा स्तर कहलाता है। देखिए दोस्तों हमारा जो डायग्राम से समझाता हूँ कि अर्धचालक के अंदर जो ऊपर वाला जो हमारा ये बैंड होता है इसको अपन बोलते हैं कंडेक्स बैंड यानी चालक बैंड है, और नीचे हमारा जो बैंड होता है ये होता है वैलेंस बैंड यानी संयोजी बैंड। दोस्तों इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यदि उस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है या टेम्परेचर में वृद्धि की जाती है तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऊर्जा पार करके ये जो हमारा कंडेक्स बैंड होता है यानी चालन बैंड होता है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये किस में प्रवेश, यानी जो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा स्तर होता है वो होता है हमारा चालन बैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी यदि हमारा संयोजी बैंड होता है उसके इलेक्ट्रॉन को यदि अपन उस पर ताप में वृद्धि की जाती है या विद्युत क्षेत्र उस पर आरोपित किया जाता है तो वो एनर्जी पाकर क्या करते हैं ऊपर जो हमारा चालन बैंड होता है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, यानी उससे चालन बैंड प्राप्त हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कंडक्शन बैंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब है 39 क्वेश्चन है, चालक अर्धचालक तथा कुचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल में कौन सा संबंध सही है। दोस्तों याद रखना जो हमारा ऊर्जा अंतराल होता है वो सबसे अधिक होता है कुचालकों के लिए, फिर उससे कम होता है अर्धचालकों के लिए, फिर सबसे कम होता है हमारा चालक यानी कंडक्स के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी सबसे अधिक होता है हमारा इंसुलेटर यानी कुचालकों के लिए, उससे अधिक होता है दोस्तों हमारा सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालकों के लिए, और सबसे कम होता है कंडक्टर यानी चालकों के लिए। तो इसका बी वाला राइट हो जाएगा ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालकों में यानी सेमीकंडक्टर में किसी भी ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं या चालकों की तुलना में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों हमारे जो अर्धचालक होते हैं उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यदि परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन है तो उसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन एवं होल होते हैं उनकी संख्या यानी 0 होती है, यानी पूर्ण रूप से कुचालक की तरह कार्य करता है 0 केल्विन टेम्परेचर पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। बाकी जो ए ऑप्शन में हमें दिया हुआ है कि ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो दोस्तों ये किसी भी ताप यानी कि यदि कमरे के ताप है यदि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, यानी हमेशा 0 नहीं होती है। अब बी ऑप्शन है चालकों की तुलना में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। दोस्तों हमारा यह भी गलत है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो अर्धचालक होते हैं इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालकों की तुलना में कम होते हैं न कि अधिक। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिया संकेत है, यानी दोस्तों आपको चित्र के अंदर दिया गया संकेत बताना है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर। दोस्तों याद रखना ये जो मेरे चित्र दिया हुआ है ये तो है एनपीएन ट्रांजिस्टर का। यदि दोस्तों आप इसके संकेतों में कन्फ्यूज़न होते हैं कौन सा एनपीएन है कौन सा पीएनपी, दोस्तों मैं आपको लिए ट्रिक के लिए बता देता हूँ। दोस्तों ये जो हमारा ट्रांजिस्टर का यानी परिपथ दिया हुआ है इसके अंदर अपन देखते हैं कि जो ये चिन्ह होता है यानी कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो किस प्रकार कर रहा है। तो दोस्तों जो हमारा जो दिया गया चित्र है उसके अंदर करंट क्या कर रहा है बाहर की ओर निकल रहा है यानी निकलना है, यानी दोस्तों निकलना कहाँ से शुरू होता है हमारा एन से शुरू होता है निकलना यानी एन। तो ये जो हमारा टर्मिनल ये तो जाएगा एन है और इसका जो आधार हो जाएगा पी, ये हो जाएगा एन, यानी ये ट्रांजिस्टर हो जाएगा हमारा एन पी एन। दोस्तों यदि इस हमें परिपथ इस प्रकार से दिया होता उसका जो उत्सर्जक है उसके अंदर जो करंट अंदर की ओर प्रवेश कर रहा होता है, यानी करंट क्या कर रहा है प्रवेश कर रहा है। तो प्रवेश कर रहा है तो प्रवेश कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रवेश मतलब पी, यानी अंदर जा रहा है प्रवेश मतलब पी। तो ये टर्मिनल हो जाएगा पी और आधार हो जाएगा एन, ये हो जाएगा पी। तो ये ट्रांजिस्टर हो जाता है हमारा पी एन पी। तो याद रखना इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो करंट है वो निकल रहा है बाहर की ओर, तो निकल रहा है तो निकलना का मतलब एन, ये हो जाएगा हमारा ट्रांजिस्टर एन पी एन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अधिक संख्या में आवेश वाहक प्राप्त करने के लिए ट्रांजिस्टर के किस मार्ग में अशुद्धि की मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो ट्रांजिस्टर है उसके अंदर अधिक संख्या में आवेश वाहक होने के लिए हमें जो अशुद्धि की मान होगा
वो सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पर करेंगे। दोस्तों याद रखना, जो इसके अंदर अशुद्धि मिलाई जाती है अधिक संख्या में आवेश वाहक के लिए, जो इसका इमीटर होता है यानी उत्सर्जक होता है, उसके अंदर अशुद्धि सर्वाधिक मिलाई जाती है। फिर उससे कम मिलाई जाती है संग्राहक में यानी कलेक्टर के अंदर, और फिर ये सबसे कम मिलाई जाती है आधार के अंदर। याद रखना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी सबसे अधिक जो डोपिंग कराई जाएगी दोस्तों वो कराई जाएगी इमीटर के अंदर यानी उत्सर्जक के अंदर। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर के लिए संग्राहक धारा का मान हमेशा उत्सर्जक धारा से कम होता है। यानी दोस्तों हमारा जो कलेक्टर करंट होता है वो हमेशा इमीटर करंट से कम होता है। वो कम क्यों होता है, याद रख ऑप्शन हमें दिए हुए हैं कि संग्राहक भाग पश्च अभिनति एवं उत्सर्जक भाग अग्र अभिनति में होता है। आधार भाग में इलेक्ट्रॉन खत्म होने के बाद शेष भाग संग्राहक क्षेत्र में पहुंचते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि दोस्तों हमारा जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी ये जो धारा होती है यानी आई ई इज इक्वल टू होता है दोस्तों, ये आई बी प्लस में आई ई होता है, आई सी होता है दोस्तों। यानी कि जो हमारा संग्राहक धारा यानी उत्सर्जक धारा होती है उसका मान आधार धारा एवं संग्राहक धारा के योग के बराबर होता है। यानी दोस्तों जितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर यानी संग्राहक में प्रवेश करते हैं वो पूरे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो उत्सर्जक होता है वहाँ पर यानी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, बल्कि जो कुछ इलेक्ट्रॉन है वो ये हमारा आधार होता है वहाँ पर ही इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी आधार भाग में इलेक्ट्रॉन खत्म होने के कारण शेष भाग संग्राहक क्षेत्र में पहुँचते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर संग्राहक तक नहीं पहुँच पाते हैं, बल्कि जो कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आधार में ही नष्ट हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी इसी कारण ट्रांजिस्टर का जो हमारा उत्सर्जक भाग होता है इसके अंदर जो संग्राहक भाग की तुलना में धारा का मान अधिक होता है, यानी संग्राहक में धारा का मान कम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हर नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, एक अर्धचालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। यानी दोस्तों कोई सेमीकंडक्टर आपको दिया हुआ है और उसका जो हमारा रेजिस्टिविटी है वो आपको बतानी है किस पर डिपेंड करेगी, अर्धचालक के आकार पर, उसके परमाणुिक प्रकृति पर, उसकी लंबाई पर, या आकार या परमाणुिक प्रकृति पर। दोस्तों याद रखना, जो आपको यदि रेजिस्टेंस दिया होता है दोस्तों वो यानी कि वह सभी बातों पर निर्भर करता है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है वो ओनली जो हमारा जो सेमीकंडक्टर होता है वो उसकी जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, ओनली उसी पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी अर्धचालकों की जो हमारी प्रकृति होती है, परमाणु प्रकृति, नेचर ऑफ यानी एटम नेचर होती है सेमीकंडक्टर की, उसी पर निर्भर करती है रेजिस्टिविटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से किसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यानी क्या विद्युत धारा का प्रवाह होता है। दोस्तों याद रखना, जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण जो करंट उत्पन्न होता है वो किसके अंदर उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है धात्विक चालक के अंदर, बी दिया हुआ है अर्धचालक के अंदर। दोस्तों याद रखना चाहिए हमारा चालक हो या अर्धचालक हो, दोनों के ही अंदर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी ए एवं बोथ हमारे दोनों करेक्ट हैं। यानी धात्विक चालक एवं अर्धचालक दोनों के अंदर ही हमारा जो इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन के कारण विद्युत धारा का प्रभाव होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 से, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता स्वतंत्र होलों की तुलना में अधिक होती है। यानी दोस्तों हमारे जो स्वतंत्र होल होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी जो गतिशीलता होती है यानी मोबिलिटी होती है वो स्वतंत्र होलों की तुलना में अधिक होती है। क्यों होती है वो आपको बताना है। ये ऋणावेशित होते हैं, हल्के होते हैं, आपस में कम टकराते हैं, या इन्हें अपनी गति बनाए रखने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि नीचे हमारा होता है वैलेंस बैंड और ऊपर होता है हमारा जो हमारा ये होता है कंडक्शन बॉन्ड्स यानी चालक बैंड है दोस्तों। यानी कि जो संयोजी बैंड होता है उसके अंदर अपन जानते हैं मुख्यतः होल होते हैं, और चालन बैंड होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉनों को जो अपनी गतिशीलता बनाए रखने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, बल्कि जो होल होते हैं उनको पहले उस यानी कि इसके अंदर पहुंचना होता है, यानी कि उसको अंदर ये जो हमारा वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है इसको पार करना होता है। तो अपनी मोबिलिटी बनाए रखने के लिए इनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बल्कि जो चालन बैंड होता है इनके इसके अंदर
अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी गतिशीलता बनाए रखने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी मोबिलिटी बनाए रखने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी लो एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गेट जिसमें उच्च निर्गत प्राप्त करने के लिए सभी निवेशी निम्न हो। दोस्तों आपको वो गेट बताने हैं जिसके अंदर यदि सभी निवेशी को यदि निम्न रखा जाता है तो जो में निर्गत प्राप्त होता है यानी आउटपुट होता है वो हमारा हाई होता है यानी उच्च होता है। दोस्तों ये मल्टीपल चॉइस आंसर है, इसके अंदर एक से अधिक जो ऑप्शन है वो राइट है। तो पहले ऑप्शन को अपन देखते हैं। पहले ऑप्शन में हमें दिया हुआ है कौन सा कि एंड नैन गेट दिया होता है। दोस्तों नैन गेट हमारा इस प्रकार से होता है कि पहले एक एंड गेट होता है और इसके आगे दोस्तों ये जुड़ा होता है, ये एक नोट गेट जुड़ा होता है, ये जीरो अपन इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि एक नोट गेट होता है। यदि इसके अंदर अपने दोनों निवेशी निम्न रखे जाते हैं दोस्तों, इसके द्वारा जो ओनली एंड गेट के द्वारा जो निर्गत प्राप्त होता है वो भी हमारा निम्न प्राप्त होता है, लेकिन यह एंड नोट गेट के द्वारा यह उच्च हो जाता है यानी हाई प्राप्त हो जाता है। तो इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है इन्वर्टर, यानी इन्वर्टर मतलब होता है नोट गेट। दोस्तों यदि नोट गेट के अंदर अपन देखते हैं यदि निवेशी हमारा निम्न होता है तो हम जानते हैं हमारा जो निर्गत उच्च प्राप्त होता है, तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन है नोर गेट। दोस्तों नोर गेट के अंदर क्या होता है, नोर गेट के अंदर भी यदि दोनों निवेशी को अपन निम्न रखते हैं तो इसके द्वारा जो और गेट के द्वारा निर्गत प्राप्त होगा वो भी हमारा निम्न प्राप्त होगा, लेकिन नोर गेट के अंदर नोट गेट और जुड़ा होता है तो इसके कारण यह जो निर्गत होता है यह भी हमारा उच्च होता है यानी हाई हो जाता है। तो और इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी एवं सी वाले। बल्कि जो दोस्तों हमारा एंड गेट होता है, यदि एंड गेट के अंदर दोनों निवेशी यदि अपन जीरो रखते हैं तो इसका जो निर्गत प्राप्त होता है वो भी हमें जीरो प्राप्त हो जाए यानी निम्न प्राप्त होता है। यदि इसके अंदर एंड गेट के अंदर कम से कम जो एक निर्गत निवेशी हमारा दोस्तों हमें हाई रखना होता है यानी उच्च रखना होता है, तभी हमारा जो निर्गत प्राप्त होगा वो हमारा उच्च प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ए, बी एवं सी वाले। बल्कि डी वाले के अंदर अपने सभी निवेशी निम्न होने पर उच्च निर्गत नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि जो हमारे ए, बी, सी वाली तीन गेट हैं तीनों के द्वारा अपन निम्न निवेशी से उच्च निर्गत प्राप्त कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड गेट का निर्गत एक होता है, यानी दोस्तों आपको दिया हुआ जो एंड गेट है उसका जो निर्गत है वो एक प्राप्त है, तो वो बताना है कि कब होगा। दोस्तों जो एंड गेट है, जो एंड गेट के लिए जो y इक्वल टू होता है वो a डॉट बी होता है। तो इसके अंदर दोस्तों हमें केवल दोनों निवेशी यदि अपन उच्च रखेंगे यानी 1 1 रखेंगे तो ही हमारा जो निर्गत होगा दोस्तों हमारा क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा यानी हाई प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी एंड गेट के अंदर यदि दोनों जो निवेशी है उनको एक रखेंगे तो ही हमारा जो निर्गत है वो एक प्राप्त होगा। यदि इसके अंदर एक भी जो हमारा निर्गत होता है दोस्तों वो शून्य रख दिया निवेशी शून्य रख दिया जाता है तो इसका जो निर्गत हमें प्राप्त हो जाएगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा, निम्न प्राप्त हो जाएगा यानी जीरो ही प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गेट सार्वत्रिक गेट है, यानी दोस्तों आपको बताना है कि 4 गेट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा गेट सार्वत्रिक है, आपको दिए हुए हैं और एंड एवं नोट। तो दोस्तों याद रखना जो सार्वत्रिक गेट होते हैं वो होते हैं हमारे नॉर गेट एवं नैन गेट। सार्वत्रिक गेट दोस्तों होते हैं कौन से गेट, दोस्तों याद रखना जिस गेट के द्वारा अपन जिस यानी गेट के द्वारा जो अन्य सभी गेट अपन प्राप्त कर सकते हैं वो होते हैं हमारे यूनिवर्सल गेट। तो नॉर और हमारा जो नैन गेट होता है उसके द्वारा अपन और एंड एवं नोट गेट आप भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे जो नॉर गेट एवं नैन गेट होता है वो हमारे होते हैं यूनिवर्सल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 वाला, अभिन्नति रहित पीएन संधि डायोड में अवक्षय क्षेत्र होता है, यानी दोस्तों हमारा जो अभिन्नति रहित कोई यानी पीएन संधि डायोड है उसका जो अवक्षय क्षेत्र होता है उसके अंदर आपको बताना है केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल होते हैं, इलेक्ट्रॉन एवं होल दोनों होते हैं या केवल स्थिर आयन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी जो हमारा पीएन संधि डायोड होता है उसका जो अवक्षय क्षेत्र होता है उसके अंदर केवल स्थिर आयन होते हैं, ओनली फिक्स आयन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड पर उत्क्रम अभिन्नति को बढ़ाकर बहुत अधिक कर दिया जाता है तो धारा का मान है, यानी दोस्तों कोई हमारा पीएन संधि डायोड है यानी पीएन संधि हमारे पीएन जंक्शन है, यदि उसके अंदर
जो उत्क्रम अभिनति यानी दोस्तों इसको उत्क्रम अभिनति के अंदर जोड़ा जाता है और उसके बाद में यदि इसके अंदर करंट का मान यदि उच्च कर दिया जाता है, बहुत अधिक कर दिया जाता है, तो दोस्तों इसके अंदर जो धारा का मान होगा यानी वोल्टेज अधिक कर दिया जाता है तो धारा का मान दोस्तों अचानक बढ़ जाता है। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा अवक्षय क्षेत्र होता है उसके अंदर जितने भी होल एवं इलेक्ट्रॉन के युग्म होते हैं दोस्तों वो टूट जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है अचानक से इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो अल्पसंख्यक वाहक होते हैं उनका मान अधिक यानी तेजी से हो जाती है और विपरीत दिशा में डायरेक्शन का मान अचानक से वृद्धि हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी पीएन जंक्शन होता है उसकी यदि अपन उत्क्रम अभिनति में वोल्टेज यानी बहुत अधिक कर देते हैं तो अचानक का यानी धारा होती है उसका मान अचानक से बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड के अगर अभिनति की अवस्था में विभव प्राचीर की चौड़ाई, यानी दोस्तों हमारा जो पीएन संधि डायोड है यदि उसकी अगर अभिनति में जो विभव की चौड़ाई है वो आपको बतानी है बढ़ती है, घटती है या स्थिर रहती है। तो देखिए दोस्तों हमारा कोई पीएन संधि डायोड है, यदि इसको अगर अभिनति में जोड़ा जाता है तो इसका जो अवक्षय क्षेत्र होता है दोस्तों उसकी जो चौड़ाई होती है वो कम होती है, यानी जो विभव प्राचीर होती है उसकी जो चौड़ाई का मान होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों आज हमने फिर से अगले 4 पेज यानी कि जो 4 पेज के जो क्वेश्चन है वो क्लियर कर लिए हैं। अब हमारे 4 पेज और बचते हैं, इन क्वेश्चनों को अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं वो हम 3 क्वेश्चन यानी 3 पार्ट में करेंगे, तो हमारे आज दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया है दोस्तों। और इससे यानी कि आज के जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जय हिंद दोस्तों।